नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 16 को। यह आपकी 12 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन और विकास पढ़ना जारी रखेंगे और इस वर्कशीट में हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास की, बात करेंगे संसाधन नियोजन की, बात करेंगे संसाधनों के संरक्षण की। तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो हमें समझना है, लेकिन ये आपके इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक रहेंगे। ठीक, पिछली वर्कशीट में हमने संसाधन को समझा था। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसे हम संसाधन कहेंगे। आपके पास सेल फोन है, आपके काम का, तो ये संसाधन है। आपकी बुक्स, नोटबुक्स काम किए ना, तो ये संसाधन है। जो कुछ भी आपको रूम में दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो सभी काम की वस्तुएं, तो वो क्या है? संसाधन कहलाएगी। ठीक, जो संसाधन है वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, मोटे तौर पे हम कहें तो इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन जो ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की, कुदरत की देन है। जैसे भूमि, मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हमने नहीं बनाए ना, ऊपर वाले की देन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे संसाधन होते हैं मानव निर्मित संसाधन। अपने चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारी वस्तुएं मानव निर्मित है। ठीक, तो ये मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि भवन है, सड़कें हैं, जो मोटर व्हीकल आप देख रहे हो, ओके, टीवी, आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। उसके बाद तीसरा संसाधन आता है आप, मैं, हम सभी, वो है मानव संसाधन, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि बाकी जो वस्तुएं होती हैं उनको उपयोगी कौन बनाता है? मानव बनाता है, तभी वो संसाधन बनते हैं। तो ये हो गए कि मुख्य तौर पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। लेकिन जो संसाधन है उसको लेकर के पिछले कुछ समय से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो चुनौतियां कौन सी है? पहला, संसाधनों के ह्रास को लेकर के। संसाधनों का अति दोहन हमने करना शुरू कर दिया, ओवर यूज। कोई भी चीज ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा? समाप्त हो सकती है। कई और समस्याएं उसको लेकर के आ सकती है। जैसे संसाधनों का दोहन अगर हम करते हैं तो 2 प्रकार के संसाधन है। पिछली वर्कशीट में समझा था ना, एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो संसाधन है जो असमाप्य संसाधन है, यानी कि उसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं और दोबारा पैदा किया जा सकते हैं। जैसे पेड़ को काटा, दोबारा लगा सकते हैं ना, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन अनवीकरणीय है, एक बार यूज में लेके आए, उसके बाद खत्म। खत्म मतलब गए। ओके, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, राख बन गई कोयले की, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि दोबारा उसको बना देंगे, दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे। तो पहली जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि काफी सारे संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अगर खत्म होते गए तो क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं हमें सामना करना पड़ेगा समस्याओं का। जैसे कोयला है, जिस तरीके से हम उपयोग में लेके आ रहे हैं, 2040 तक इंडिया से गायब हो जाएगा, 2060 तक विश्व से, पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा? म्यूजियम में कोयला देखने जाएंगे, अच्छा ये कोयला होता था। ओके, तो पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती है कि संसाधन है वो कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय, और इस प्रकार समाज अमीर और वंचितों में विभाजित होना। दूसरा ये कि जो संसाधन है वो कुछ लोगों के पास तो संसाधन बहुत ज्यादा उपलब्ध है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं है। ठीक, इससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है, इस चुनौती का हमें सामना करना पड़ रहा है, यानी संसाधनों का वितरण वो एक समान नहीं है। ओके, ये दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे हैं संसाधनों के दोहन के फलस्वरूप, वो है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हो ना, वैश्विक तापमान हिंदी में कह सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रदूषण के कारण उसकी मात्रा बढ़ रही है, पहली चीज। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। थोड़ी सी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा? तापमान बढ़ रहा है, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गैस गर्मी को सोखती है, ओके, अवशोषित करती है। तो उसके कारण पूरे विश्व का टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से सारा जो जलवायु का सिस्टम है, मौसम का जो सिस्टम है, वो सारा उथल पुथल हो गया, आगे पीछे हो गया। आपने देखा होगा कि सर्दी, पहले एक लंबी सर्दी होती थी, अब तो पता ही नहीं चलता, 20 दिन सर्दी है, उसके बाद टाटा बाय बाय गई। क्यों गई? क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहे हैं, जलवायु में बदलाव आ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई। दूसरा, ओजोन परत की कमी। ओजोन परत है, जैसे O2 होता है, O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऐसे O3 होता है, वो है ओजोन। ठीक, ओजोन गैस है, उसकी एक परत पाई जाती है सौरमंडल के ऊपर, और जो ओजोन गैस की जो परत है, लेयर है, उसमें एक
छिद्र देखा गया, अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र देखा गया, होल देखा गया। ठीक, वो होल क्यों हुआ है? वो होल हुआ है प्रदूषण के कारण। जो CFC गैस होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, जिसको हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में उपयोग में लेके आते हैं, AC में उपयोग में लेके आते हैं, तो उसको छोड़े जाने के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो उसके कारण ओजोन परत में होल हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको सोख लेती है। अगर वो सीधे आई तो स्किन से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये एक समस्या आ रही है। नेक्स्ट जो समस्या आ रही है वो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, भूमि क्षरण की समस्या। यानी पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है जब हम अति उपयोग कर रहे हैं इन संसाधनों का। दिल्ली वालों को तो बहुत अच्छे से पता है पर्यावरण प्रदूषण क्या है। एक धुएं की, हमें तो पता ही, दिल्ली वालों को तो ज़्यादातर पता ही नहीं कि ये जो आसमान है वो ब्लू दिखता है, कभी कभी दिखाई देता है, क्योंकि वो धुएं की परत छाई रहती है। क्यों छाई रहती है? क्योंकि हम ओवर यूज करें रिसोर्सेज का। ऐसे ही भूमि प्रदूषण भी होता जा रहा है, भूमि बंजर होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, कम उपजाऊ होती जा रही है। ओके, तो ये सारी समस्याएं हैं, किसके कारण आ रही है? संसाधनों के अति दोहन के कारण आ रही है, संसाधनों का जो अति उपयोग कर रहे हैं उसके कारण आ रही है। ठीक, तो इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि हम सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचें। किसके बारे में? सतत पोषणीय विकास, जिसको यहां पर लिखा गया सतत विकास। ओके, सतत विकास और सतत पोषणीय विकास दोनों एक ही चीज है। क्लियर? जैसे आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा, इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी धारणीयता के विकास की। जब चैप्टर डिटेल में हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने धारणीयता का विकास पढ़ा था। तो धारणीयता का विकास, सतत पोषणीय विकास एक ही चीज है। यहाँ पे सतत पोषणीय विकास कहा गया, वहां पे धारणीयता का विकास कहा गया। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ही रहेगा। अब जो सतत पोषणीय विकास है उसकी आवश्यकता है हमें। ओके, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि एक ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो। ओके, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके सबका एक समान जो विकास किया जाए, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहेंगे। यानी कि इसमें 3 चीजें शामिल है। पहली चीज, जैसे इन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है, कि अगर हमें जीवन में गुणवत्ता, निरंतर गुणवत्ता चाहिए, अगर विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, अगर हमें सभी जो जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व की बात करनी है, तो हमें जरूरी है कि हम सतत पोषणीय विकास की बात करें। ओके, ठीक, यानी कि कैसे? सबके एक समान विकास के लिए, अगर हमें इसी तरीके से जो गुणवत्ता है, क्वालिटी लाइफ है, अगर हमें जीनी है तो उसके लिए जरूरी है। ओके, और संसाधनों को लंबे समय में अगर उपयोग करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम सतत पोषणीय विकास की बात करें। अब हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए सतत पोषणीय विकास, सतत विकास चाहिए। तो सतत विकास क्या है? सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास। ओके, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास, सबका एक समान विकास। यानी कि 3 चीजें शामिल है। पहला, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास। और तीसरा है सबका एक समान विकास। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में एक रोड बना, ठीक, अब रोड बना तो ये क्या है? विकास है। विकास है ना, विकास है। लेकिन रोड बना तो चारों तरफ जो दोनों साइड में पेड़ थे उनको काट दिया गया, ये सतत पोषणीय विकास है? नहीं है। विकास तो है, ये सतत पोषणीय विकास नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी में कुछ घरों को गिरा करके वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, विकास है, ये बड़ी बिल्डिंग बनी है। ओके, सतत पोषणीय विकास नहीं है, क्योंकि सबको फायदा नहीं हुआ उससे। ओके, तो सतत पोषणीय विकास में 3 चीजें शामिल होती है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास, और सबका एक समान विकास। आने वाली पीढ़ी को ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि हमें किसी ने पृथ्वी दी है ना, उधार दी है, अपने पूर्वजों से हमें उधार मिली है। इसको हमें आने वाली पीढ़ी को एज इट इज सौंपना है। ऐसा नहीं कि गंदा करके सौंपना है, अच्छा जैसा है उससे बेहतर करके सौंपना है। तो उसे हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास। तो हमें सतत विकास की आवश्यकता, विकास नहीं चाहिए, बहुत हो गया विकास, अब हमें सतत विकास की तरफ सोचना है। क्लियर? समझ में आ गया ना सतत विकास क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब बात करेंगे संसाधनों के नियोजन की। अब जो सतत पोषणीय विकास है, या फिर जो हमने ऊपर चुनौतियों का सामना किया था, अगर उन चुनौतियों का सामना करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम संसाधनों का नियोजन करें। ठीक, अब पहली चीज तो ये आती है कि संसाधनों के नियोजन का मतलब क्या है? संसाधनों के नियोजन का मतलब संसाधनों की रिसोर्सेज की प्लानिंग करने, ओके, प्रबंधन करना, सोच समझ के उपयोग करना, यही तो नियोजन होता है ना। आप टाइम टेबल बनाते हो, वो क्या है? वो आपकी स्टडी को लेकर के नियोजन है। ठीक, शब्द ये थोड़ा सा हैवी हो गया, शुद्ध हिंदी का हो गया, इसको आप प्लानिंग कह सकते हो। तो संसाधनों की प्लानिंग है वो करनी बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि ये जो संसाधनों को अगर हमें सोच समझ के उपयोग करना है तो उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता होगी। भारत में जो संसाधन है उसमें असमानता पाई जाती है। अब पहली चीज की क्यों जरूरी है? अब संसाधनों की प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि संसाधन है वो असीमित मात्रा में नहीं है।
अगर अनलिमिटेड होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कितना यूज करते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड अगर संसाधन है तो हमें प्लानिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब आपके पास अगर अनलिमिटेड टाइम होता, जरूर नहीं थे स्टडी की प्लानिंग करो, लिमिटेड टाइम है तो हमें उसको यूटिलाइज करना है, प्लानिंग की चाहिए। तो ऐसे ही संसाधन क्योंकि सीमित मात्रा में, इसलिए इनके नियोजन की आवश्यकता है। दूसरा ये कि पर्यावरण प्रदूषण को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है। अगर हमें एक समान विकास करना है विश्व का, देश का, तो इसके लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक हो जाता है। कुछ संसाधन है वो अनवीकरणीय है, ओके, समाप्य संसाधन है। अगर उनका संरक्षण करना, बचत करनी है तो संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है, ओके। आने वाली पीढ़ी को अगर ध्यान में रखना है तो संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। सतत विकास करना है तो संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। ठीक, तो प्लानिंग क्यों चाहिए, सिंपल से तरीके से आपको करना है कि क्यों आवश्यक है संसाधनों का नियोजन। पहला, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में। दूसरा, संसाधन असमान रूप से वितरित है, ओके। विश्व के, देश के एक समान विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए विकास करने के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। प्रदूषण को कम करने के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। तो 4 या 5 पॉइंट आप कर सकते हो कि संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है। ठीक, समझ में आ गया ना। नियोजन क्या है, मतलब प्लानिंग करना, और प्लानिंग क्यों जरूरी ये हमें बताना है। अब जो कुछ क्षेत्रों में आप देखिए कि प्लानिंग अगर ना की जाए तो क्या होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संसाधनों में वो समृद्ध है, ठीक, वहां पे संसाधन पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जहां पर संसाधनों की कमी है, ओके। जैसे हम बात करें हमारे देश की, तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान वाले जितने भी राज्य, वहां पे संसाधनों की कमी है, कुछ संसाधनों, खनिज संसाधनों की कमी है। जबकि जो पठारी प्रदेश है वहां पे खनिज संसाधनों में धनी है। ऐसे ही बात करें हम राजस्थान की, तो वहां पर जल संसाधन की कमी है, जल की कमी है। ऐसी अगर बात करें हम लद्दाख की, तो वहां पर सांस्कृतिक विरासत है, उसमें वो धनी है, लेकिन वहां पर पानी की कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी है, खनिजों की कमी है। तो जो संसाधन है वो एक समान रूप से वितरित नहीं है। अब एक समान रूप से वितरित नहीं है तो समान रूप से विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तब हो पाएगा। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करेंगे तब हम एक बराबर या एक समान रूप से विकास कर पाएंगे। और इसके लिए एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल लें कि संसाधन ज़्यादा हो तब विकास हो, तो भी जरूर नहीं अगर प्लानिंग नहीं की गई तो। जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर, या छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये संसाधनों में, खनिज संसाधनों में बहुत धनी है। भारत के शायद ही कोई ऐसा खनिज होगा जो इन राज्यों में ना मिलता हो, लेकिन क्या विकास में वो इतने आगे हैं? नहीं है, पिछड़े हुए हैं राज्य हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा, निर्धनता बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर नियोजन नहीं किया गया है, ठीक से प्लानिंग नहीं की गई। तो इसके लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है कि हम एक योजना बनाएं और योजना के तहत हम संसाधनों का उपयोग करें ताकि देश का, सभी राज्यों का एक समान विकास हो पाए और प्रदूषण को भी हम कम कर पाएं, ओके। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि संसाधन जो है वो हमारे पास होने चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास तकनीकी विकास होना चाहिए, संस्थागत परिवर्तन है वो भी करने पड़ेंगे। वो करेंगे तब एक समान रूप से सभी का विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, संसाधन नियोजन क्या है समझ में आ गया होगा, यानी कि संसाधनों को सोच समझ के प्रयोग करना, उनकी प्लानिंग करना, उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। क्यों आवश्यक है? 5 कारण हमने बताए थे। संसाधन सीमित मात्रा में है, कुछ संसाधन अनवीकरणीय है, प्रदूषण को रोकने के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखने के लिए संसाधनों का नियोजन करना आवश्यक है। क्लियर? तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि संसाधन नियोजन करेंगे कैसे। ठीक, ये भी हमने मान लिया कि चलो संसाधन नियोजन जरूरी है और हम कर लेंगे। अब संसाधन नियोजन के चरण कितने होते हैं? तो इसके 3 चरण होते हैं। ठीक, ये आपको इजी तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए भी। संसाधन नियोजन के 3 चरण है। पहला जो चरण है वो चरण है संसाधनों की पहचान करना। ठीक, पहला चरण क्या है? संसाधनों की पहचान करना। पहचान करने में क्या आएगा? जैसे संसाधन कहाँ है, कितने हैं, किस क्वालिटी के हैं, वो संसाधनों की पहचान में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक, वो आपका जो सिलेबस है वो आपके संसाधन है। तो आपको टाइम टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, जो नियोजन करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका सिलेबस कितना है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, कितने लेंथी है, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। ऐसे जो संसाधन नियोजन करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसाधन कहाँ है, किस मात्रा में है, कितनी मात्रा में, उसकी गुणवत्ता कैसी है, किस क्वालिटी के। क्लियर? तो ये हो जाएगा पहला चरण, यानी कि संसाधनों की पहचान करना। दूसरा चरण है योजना बनाना और योजना लागू करना। संसाधनों के प्रयोग की योजना बनाना और उसको लागू करना। योजना बनाना कि कैसे इनको उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, उसमें यह भी आ जाएगा कि क्या क्या सुविधाएं हमें बढ़ानी पड़ेगी, कौन सी तकनीक है उसका विकास करना पड़ेगा, ओके, सब कुछ आ जाएगा। जैसे नदी है तो वहां पर हमें जल संसाधन का उपयोग करना है,
ओके, उपयोग करना है, हमें वहाँ से जल विद्युत पैदा करनी है, तो हम योजना बनाएंगे कि यहाँ से जल विद्युत पैदा की जा सकती है, यहाँ से नहरें निकाली जा सकती है। ओके, और उसको लागू करेंगे। लागू करने के लिए क्या चाहिएगा? डैम बनाना पड़ेगा, नहरें बनानी पड़ेगी। तो दूसरा चरण आ जाता है संसाधनों की योजना बनाना और उसे लागू करना। पहले में पहचान की, दूसरे में योजना बनाई, लागू की। जैसे आपका सिलेबस है, पहले में आपने पहचान की, दूसरे में आपने टाइम टेबल बनाए, उसको फॉलो किया। तीसरा चरण आ जाएगा आपका संसाधनों की जो योजना है, जो राष्ट्रीय योजना है, उसको हम जो संसाधन विकास की योजना उसके साथ मिलान करना है, यानी कि तीसरा चरण विश्लेषण कह सकते हो। तीसरे चरण में हम विश्लेषण करेंगे, कुछ समय के बाद हम विश्लेषण करेंगे, क्या सब कुछ सही जा रहा है, ठीक से जा रहा है, जैसी प्लानिंग की थी वैसा हो रहा है। अगर वैसा हो रहा है दैट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है तो हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे, यानी कि प्लानिंग में गड़बड़ थी। ओके, तो ये 3 चरण होते हैं संसाधन नियोजन के। पहला चरण संसाधनों की पहचान करना, यानी उन कहाँ मिलते हैं, क्या गुणवत्ता है, कितनी उसकी मात्रा है। दूसरे में योजना बनाएंगे, लागू करेंगे, और तीसरे में उसका विश्लेषण करेंगे, क्या हमारे जो लक्ष्य थे वो पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। ओके, तो ये हो गया संसाधन नियोजन क्या है, क्यों जरूरी है, और संसाधन नियोजन के चरण क्या है। अब बात आती है संसाधनों के संरक्षण की। संरक्षण मतलब संसाधनों की बचत करना। जैसे जल संरक्षण के बारे में आप पढ़ते हो, कंजर्वेशन, जो वाटर कंजर्वेशन के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, यानी कि संसाधनों की बचत करना, सोच समझ के उनका उपयोग करना। ओके, उनको व्यर्थ बर्बाद होने से बचाना, वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों का संरक्षण जरूरी है कि हम एक समान रूप से अगर विकास करना है, अगर हमें अमीर गरीब के बीच में जो खाई बढ़ रही है उसको अगर हमें रोकना है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, तो वही कारण जो हमने संसाधन नियोजन में दिए थे वही कारण यहाँ पर हो जाएंगे, नियोजन वाले ही कारण, कि संसाधनों का संरक्षण इन सभी कारणों से, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में, क्योंकि कुछ संसाधन अनवीकरणीय है, क्योंकि संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। ओके, अगर हमें एक समान विकास करना तो हमें संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। जो संसाधन है उनके बारे में गांधी जी का एक कथन है कि हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। तो उनके कहने का भाव था कि जो पृथ्वी के ऊपर संसाधन है, अगर हम अपनी आवश्यकता के लिए उनको उपयोग में लेके आते हैं तो ये काफी है, पर्याप्त है। लेकिन अगर हम इनको अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, अपने लालच के लिए अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो संसाधन किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकते। जैसे जल संसाधन की बात करें तो जल संसाधन जो पंजाब हरियाणा में पर्याप्त है। ओके, लेकिन जब से हमने उसका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल्स लगा दिए, समर्सिबल हमने लगा दिए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी कि जो भूम जल सत्र है, वो काफी नीचे चला गया, यानी वहां पर भी जल संसाधन की कमी हो गई है। जबकि जल संसाधन की कमी नहीं है, क्यों हो गई है? क्योंकि हमने अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। ओके, तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण वो बेहद आवश्यक है। और संसाधनों का संरक्षण अगर हमें लंबे समय तक अपने जीवन के बारे में सोचना, तो उसके लिए जरूरी कि हम संसाधनों का संरक्षण के साथ आगे बढ़ें। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे, और सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से प्रश्न। 3 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ओके, और ये लंबे समय में कैसे फायदेमंद है? ठीक, सतत पोषणीय विकास, सतत विकास, धारणीता का विकास एक ही चीज है। तो ये क्या है और लंबे समय में कैसे फायदेमंद है, ये हमें बताना है। तो सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास, उसे कहेंगे हम सतत पोषणीय विकास। ठीक, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास है वो आवश्यक है। अगर संसाधनों का संरक्षण करना है, अगर जीवन की जो गुणवत्ता मतलब जो क्वालिटी लाइफ है, ऐसा ही अगर हमें अच्छे से जीना है, तो हमें जरूरी है कि हम सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचें। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध है, ठीक, यानी कि धनी है, लेकिन फिर भी वो अविकसित है। ओके, क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक उदाहरण हमें देना है और हमें यह बताना है कि संसाधन नियोजन से कैसे इस समस्या का हल किया जा सकता है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधनों में समृद्ध है, धनी है, लेकिन वे अविकसित है। तो इसका मुख्य कारण है संसाधन नियोजन का अभाव। जैसे भारत में झारखंड, उड़ीसा वो राज्य हैं जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन पिछड़े हुए राज्य हैं, सबसे निर्धन राज्यों में आते हैं। क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि नियोजन नहीं किया गया। ठीक, तो इसका मुख्य कारण क्या है? संसाधन नियोजन का अभाव, यानी कि प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। अब इसमें संसाधन नियोजन से इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन के द्वारा जो असमान आर्थिक विकास है उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर हम योजना बनाते हैं तो एक समान विकास है वो संभव हो सकता है। क्लियर। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हर किसी की जरूरत के लिए संसाधन है वो पर्याप्त है। ओके, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, न कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इससे क्या मतलब था?
आप इसे समझाने के लिए वास्तविक जीवन से एक उदाहरण हमें देना है। तो गांधी जी के कहने का भाव यह था कि अगर किसी संसाधन का अति दोहन किया जाए तो वह कम पड़ सकता है, अति दोहन करें तो कम पड़ सकता है, लेकिन हमारी आवश्यकता के लिए पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। अगर जरूरतों को पूरा करें तो संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अति दोहन ओवर यूज करेंगे तो वो कम पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा में जल संसाधन के अति उपयोग के कारण भौम जल स्तर वो नीचे गिर गया, जबकि वहां पर नदियां हैं, पानी है, खूब पानी है। कम कैसे हो गया? कम इसलिए हो गया क्योंकि हमने अति दोहन करना शुरू कर दिया। तो ये हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्लास ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा अगर एक्चुअली में आपको ये वर्कशीट अच्छी लगे तो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।